नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएड एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्धकालीन शिक्षा है, जो वैदिक कालीन शिक्षा के बाद प्रारंभ हुई है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बीडी 102 यानी फर्स्ट ईयर कोर्स से पूछा जाता है। ठीक है नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं बौद्धकालीन शिक्षा क्या थी। देखिए, यहाँ पे जो बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में जो कुछ दिया गया है यहाँ पे, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो दिया गया है बौद्धकालीन शिक्षा है, यहाँ पे जो दी गई है बौद्धकालीन शिक्षा है। देखिए ये क्या कह रहा है, वैदिक काल के उपरांत बौद्ध काल का उद्भव हुआ। ये वाली लाइन आप देखिए पहले, वो कह रहा है वैदिक काल के बाद बौद्ध काल का उद्भव हुआ, यानी वैदिक काल के बाद बौद्ध काल प्रारंभ हुआ। बौद्ध काल के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म राजसी परिवार में हुआ था। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है वो स्पष्ट तरह से पढ़ेंगे हम। वो कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म राजसी परिवार में हुआ था, परंतु जब उन्होंने सांसारिक दुखों का अनुभव किया तो वे समस्त सुख सुविधाएं छोड़कर इन दुखों से छुटकारा पाने हेतु उपाय खोजने के लिए तपस्या करने चले गए। ठीक है, उन्होंने कर्मकांड प्रधान वैदिक काल के स्थान पर करुणा प्रधान बौद्ध काल की स्थापना की। ये जो काल रहा वो 600 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है नहीं, ये जो कौन सा वाला बौद्ध काल जो था वो 600 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक रहा। आगे कह रहा है ब्राह्मण काल में शिक्षा जन शिक्षा नहीं बन सकी। देखिए इस चीज को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे हम। पहले क्या कहना चाह रहा है, ये जो कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि ब्राह्मण काल किसको कहा गया है यहाँ पे, तो वैदिक काल को ही, वैदिक धर्म को ही, वैदिक काल को ही यहाँ पे ये ब्राह्मण काल कह रहा है। ठीक है नहीं, तो ब्राह्मण काल समझ चुके होंगे आप। तो वो कह रहा है ब्राह्मण काल यानी वैदिक काल में शिक्षा जन शिक्षा नहीं बन सकी, इसलिए महात्मा बुद्ध ने जन साधारण जीवन का व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं हम फिर दोबारा से, तब और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कह रहा है इसलिए, किस लिए, क्योंकि वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो जन शिक्षा नहीं बन सकी, क्योंकि वैदिक काल में केवल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ग को ही शिक्षा दी जाती थी। इन्हीं 3 वर्गों को शिक्षा दी जाती थी, बाकी किसी वर्ग को इसके अलावा शिक्षा नहीं मिलती थी। तो यहाँ पे इसीलिए ये कह रहा है कि जो वैदिक काल था उसमें वो जो शिक्षा थी वो जन शिक्षा नहीं बन सकी। वो कह रहा है इसीलिए महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण को जीवन का व्यवहारिक रूप या स्वरूप प्रदान किया। ये व्यवहारिक धर्म या व्यवहारिक शिक्षा सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो गई, यानी ये जो शिक्षा थी अब वो सभी वर्गों के लोगों के लिए उपलब्ध हो चुकी थी। हर एक व्यक्ति जो पढ़ने की इच्छा रखता है वो अब यहाँ पे पढ़ सकता था, सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए। यहाँ पे देखो आप पढ़ सकते हैं, सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो गई। ठीक है नहीं, इस प्रकार बौद्ध काल में सभी समुदाय के लोगों को बिना भेदभाव शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल गई। ठीक है नहीं, अब यहाँ पे हर कोई शिक्षा प्रदान कर सकता, शिक्षा ग्रहण कर सकता था। ठीक है नहीं, आगे पढ़ते हैं। वो कह रहा है बुद्ध युगीन शिक्षा के उद्देश्य, इसके जो उद्देश्य क्या थे इस शिक्षा के, तो पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, बुद्ध ने सदजीवन के लिए अष्टांग मार्ग बताए। ठीक है नहीं, बुद्ध ने जो जीवन था सदजीवन उसके लिए अष्टांग मार्ग बताया है। और अष्टांग मार्ग में क्या क्या दिया गया है, अष्टांग मार्ग में दिया गया है, देखिए चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है ज्ञान का विकास करना। तीसरा जो दिया गया है व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा जो दिया गया है वो दिया गया है आपका सर्वांगीण विकास। फिर 5वां जो दिया गया है विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा। और जो 6वां दिया गया है वो दिया गया है बौद्ध धर्म की शिक्षा। देखिए अब ये जो अष्टांग मार्ग था इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, और नहीं आ रहा होगा तो इसको ही पहले क्लियर करते हैं। इसमें जो ये कह रहा है वो कह रहा है कि जो शिक्षा थी,
यद्यपि बौद्धकालीन शिक्षा समस्त धर्मों, देखिए यहाँ पे थोड़ा इधर खिसक गया, इधर कर लेते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यद्यपि बौद्ध शिक्षा प्रणाली समस्त धर्मों एवं दर्शनों से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, परंतु सर्वाधिक बल बौद्ध शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार पर ही दिया जाता था। तो इसलिए बौद्ध शिक्षा, यहाँ पे जो टॉपिक लिखा गया है वो कहा गया है कि जो बौद्ध शिक्षा थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा थी, उसका यहाँ पे प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे से किया गया है बौद्ध शिक्षा का। ठीक है नहीं। अच्छा, ऊपर की चीजें थोड़ी बहुत डिटेल से पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा, जो विभिन्न व्यवसाय थे उनकी शिक्षा क्या थी, तो विभिन्न व्यवसायों की जो शिक्षा थी वो कौन सी थी, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि थी। ठीक है नहीं। उससे ऊपर पढ़ लेते हैं क्या है, सर्वांगीण विकास में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे छात्रों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास सभी पर ध्यान दिया जाता था, इसीलिए ये सर्वांगीण विकास हो गया। ये कह रहा व्यक्तित्व का विकास करना, तो बच्चे का जो चरित्र है वो जो कैसा बनता है, आत्मविश्वास होना चाहिए बच्चे में, आत्मसम्मान होना चाहिए बच्चे में, आत्मनिर्भरता, करुणा, विवेक जैसे सर्वाधिक गुण होने चाहिए। तो इन गुणों पर ध्यान दिया गया था सर्वांगीण विकास के पर्पज से। ये कह रहा है आगे ज्ञान का विकास, तो ज्ञान का विकास क्या था, बौद्ध काल के अनुसार संसार के समस्त दुखों का मात्र कारण एक ही है, वो क्या है, अज्ञानता। इसीलिए ज्ञान का विकास किया गया, ज्ञान हर हर घर तक पहुंचाया गया था, हर घर तक ज्ञान पहुंचाया गया, हर बिरादरी तक ज्ञान पहुंचाया गया, हर कास्ट तक ज्ञान पहुंचाया गया। तो इसीलिए ये जो शिक्षा थी वो सभी के लिए जन शिक्षा बन गई। देखिए चरित्र का निर्माण करना, ये यहाँ पे चरित्र का निर्माण कैसे कह रहा है, वो कह रहा है कि देखिए बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों का चरित्र निर्माण करना था। चरित्र निर्माण हेतु आत्म संयम, करुणा और दया को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। जो बालक इन गुणों का पालन करता था वह चरित्रवान माना जाता था। देखिए कौन से गुण, ये वाले गुण। देखिए कौन से, ये नीचे दिए गए हैं, सॉरी मैं थोड़ा कर गया गलत। देखिए यहाँ पे जो ये दिए गए हैं, कौन सा, आत्मसंयम, करुणा, दया और अत्यधिक इनका महत्व। ठीक है नहीं। तो अब ये चीजें हम अच्छे से समझ चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं आगे वाली लेयर पे। वो क्या कह रहा है, बौद्ध युगीन शिक्षा की विशेषताएं। बौद्ध युगीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, ये पढ़ लेते हैं। तो पहले जो दिया गया शिक्षा की प्रणाली, तो शिक्षा प्रणाली कैसी थी, यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको भी बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है, बौद्ध काल में शिक्षा मठों, बिहारों, जो मठ हैं और बिहारों में प्रदान की जाती थी। प्राथमिक शिक्षा के स्तर से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं। जो कह रहा है कि यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी वो मठों और बिहारों में दी जाती थी, और यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ये मठ और बिहार नगरों में स्थापित होते थे। ठीक है नहीं। ये मठ और बिहार कहाँ, नगरों में स्थापित होते थे। देखिए ये बात साफ साफ कही जा रही है कि ये जो मठ होते थे, मठ और बिहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये जो मठ और बिहार हुआ करते थे वो कहाँ स्थापित होते थे, शहरों में या नगरों में, कह सकते हैं नगरों में स्थापित होते थे। अनेक स्थान जैसे नालंदा, देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, मेन जो दिए गए हैं वो यही हैं। ये कौन कौन से हैं, ये कह रहा नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी, इन 3 जगहों पर मेन केंद्र खोले गए थे। मुख्य केंद्र यहीं से शुरुआत हुई उच्च शिक्षा की। ठीक है नहीं, ये केंद्र बने। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद जो कह रहा है वो पढ़ेंगे हम। वो कह रहा है नालंदा अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा का केंद्र था। जो नालंदा था वो क्या था, अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा का केंद्र था। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है शिक्षा के द्वारा समान रूप से सभी समुदायों के लिए खुले थे, यानी सभी समुदायों के लोगों को यहाँ पे पढ़ने की अनुमति थी। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे कह रहा है बौद्धकालीन शिक्षा जो शिक्षण संस्थाएं थीं, मठ एवं बिहार, वो कैसे थे, यही हेडिंग डाल दी गई है। देखिए कह रहा है बौद्धकालीन शिक्षण संस्थाएं, मठ एवं बिहार, ये मठ और बिहार के बारे में दिया गया है। तो पढ़ लेते हैं इसमें। वो क्या कह रहा है, बौद्ध मठ और बिहार बड़े बड़े नगरों में खुले स्थानों पर बनाए गए थे। इन मठों और बिहारों
के भवन बहुत ही विशाल थे, ठीक है, उसमें भव्य कक्ष थे। गुरु एवं शिष्य के लिए छात्रावास, बड़े बड़े पुस्तकालय उपलब्ध थे। इनमें प्राथमिक व उच्च दोनों प्रकार की शिक्षाएं की व्यवस्था थी। यानी ये नहीं कह सकते हैं कि हम केवल उच्च शिक्षा दी जाती, उच्च शिक्षा दी जाती थी, मगर उसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षा का भी वहाँ पे प्राथमिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी, ठीक है। नहीं, आगे पढ़ते हैं। अब ये क्या है, आगे पढ़ लेते हैं इसको। क्या कह रहा है, पवज्जा एवं प्रावज्जा संस्कार, ये क्या है, पढ़ते हैं इसको। प्रवेश के समय छात्रों का पवज्जा संस्कार संपन्न किया जाता था। सभी जातियों के बालकों को मठ एवं विहार में प्रवेश दिया जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी कास्ट रह जाती हो, सभी कास्टों को दिया जाता था, लेकिन वहाँ पे प्रवेश लेते समय ये जो संस्कार था वो किया जाता था, पवज्जा और प्रावज्जा, इसका यही नाम है। देखिए ये जो है पवज्जा को ही प्रावज्जा कहते हैं, ठीक है। नहीं, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश आयु 6 वर्ष होती थी। प्राथमिक शिक्षा के लिए जो प्रवेश उम्र थी वो कितनी थी, वो 6 वर्ष थी। इस चीज पे हम अच्छे से फोकस कर लेते हैं। पवज्जा का अर्थ है बाहर। क्या है, बाहर। देखिए यहाँ से इसका अर्थ भी समझ जाते हैं। पवज्जा का अर्थ है बाहर जाना, बाहर जाना, अर्थात यहाँ पे जो दिया गया है वो शिक्षण प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाना ही पवज्जा संस्कार कहलाता था, ठीक है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मठ का सबसे बड़ा भिक्षु इस संस्कार को संपन्न कराया करता था। जो वहाँ पे मेन जो भिक्षु हुआ करता था, जो सबसे बड़ा भिक्षु होता था, वही इस संस्कार को क्या करवाता था, संपन्न करवाता था, ठीक है। नहीं, आगे देखते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, ये 3 लाइन है। देखिए जब प्रवज्जा या प्रावज्जा संस्कार हुआ करता था तो उसमें क्या है, ये 3 जो लाइनें हैं बुलवाई जाती थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। नहीं, देखिए इन तीनों का मतलब क्या है ये और समझ लीजिए। बुद्धम शरणम गच्छामि यानी बुद्ध की शरण में जाइए, धम्मम शरणम गच्छामि यानी जो उनके जो गुरु हैं भिक्षु, उनकी शरण में जाइए। तीसरा है संगम शरणम गच्छामि यानी उनके संघ की शरण में जाइए। जब मान लीजिए आप पढ़ने जाएंगे तो बुद्ध की शरण में या उनके संघ की शरण में ही जाएंगे, इसलिए ये बुलवाया जाता था। फिर बच्चों को ये जो सिखाया जाता था, यहाँ पे जो विवरण दिया गया है, ये दिया गया है 10 शिक्षा पदानी कहते थे। किसे कहते थे, इन 10 नियमों को ही 10 शिक्षा पदानी कहते थे। ये 10 नियम कौन से हैं, तो ये पढ़ लेते हैं 10 नियम कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नियम, और आपको भी याद कर लेने हैं इस संस्कार के हिसाब से, यानी इस शिक्षा की पद्धति के हिसाब से। पहला नियम क्या है, पहला है जीव हिंसा त्याग कर अहिंसा का पालन करना। यानी आप किसी जीव पर अत्याचार नहीं करेंगे, आप अहिंसा के मार्ग पर यानी शांति के मार्ग पर ही चलेंगे। दूसरा पढ़ लेते हैं, सत्य बोलना, आप झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे, सही सही बातें ही बोलेंगे। तीसरा है चोरी ना करना, आप भिक्षु होके कभी चोरी नहीं करेंगे, इस चीज के प्रॉमिस यानी वचन लिया जाता था। आगे क्या है, निरर्थक वस्तुओं का संग्रह ना करना। देखिए आजकल चल रहा है कलयुग, और कलयुग में जो भी मिल जाए फोकट का वो सबसे अच्छा होता है नहीं, यही सबकी मानसिकता है। लेकिन यहाँ से सीखिए आप, यहाँ से क्या कहा गया है, निरर्थक वस्तुओं का संग्रह ना करना। देखिए जो भी चीज, चाहे वो स्वर्ण की हो, चाहे वो आपकी रजत की हो, चाहे वो हो आपकी हीरे की, लेकिन आप ध्यान रखिए आपके लिए निरर्थक है तो आप उसको अपने पास ना रखें। कभी कभार निरर्थक चीजें मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं, ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है या नहीं। आपके जो काम की चीज है, चाहे वो मिट्टी से बनी क्यों ना हो, आप उसको रखिए, लेकिन अगर आपके काम की नहीं है तो निरर्थक वस्तुएं आप इकट्ठी ना कीजिए। ये आप भी शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि अगर आप निरर्थक वस्तुएं इकट्ठी करने लग जाएंगे ना तो काम की वस्तुएं वैसे भी याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है नहीं। तो इस चीज को आप अपनी अच्छे से गांठ बांध लीजिए। आगे क्या कह रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। देखिए वहां पे आप जाएंगे तो आपको भिक्षु बनना पड़ेगा, और भिक्षु बनना पड़ेगा तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो वैसे भी करना पड़ेगा। इसके बाद कह रहा है विलासिता का त्याग करना। जो आपके अंदर
जो आपका जैसे कि गृहस्थ जीवन होता है, भोग विलास का जीवन, उसकी विलासिता समाप्त कर दी जाए तो वो आपका ब्रह्मचर्य जीवन हो जाता है। तो विलासिता का त्याग कर दीजिए आप, तभी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। आगे जो दिया गया है वो क्या है, आगे दिया गया है नृत्य एवं संगीत से दूर रहना। किसी एक भिक्षु को शोभा नहीं देता कि वो नृत्य और संगीत से जुड़ा रहे, इसीलिए देखिए नृत्य और संगीत एक मनोरंजन का कारण बन जाता है और इसीलिए भिक्षुओं को ये शोभा नहीं देता, क्योंकि भिक्षु जो होते हैं कभी मनोरंजन के आदी नहीं होते। मनोरंजन का आदी वह इंसान होता है जिसका समय अच्छे से ना कटता हो, उसको मनोरंजन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने ही कार्य में हमेशा लगा रहता है उसको कभी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे एक ये नियम भी है कि नृत्य एवं संगीत से दूर रहना पड़ता है भिक्षुओं को। आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, सुगंधित एवं श्रृंगार की वस्तुओं का त्याग कर दें आप, ठीक है नहीं। देखिए ये शिक्षा में कह रहा था कि सुगंधित यानी जिन चीजों में खुशबू रहती है और जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं उनसे आपका कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। इस नियम में इस जो शिक्षा नीति है, यूँ समझ लीजिए ये जो शिक्षा प्रणाली है इसमें कहा गया है कि तभी आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन आजकल का ज़माना देखिए, कलयुग क्या कहता है, कलयुग सबका उल्टा कहता है। देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, जो बीएड कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कैसे कि अच्छे अच्छे तो लगाएंगे सेंट और अच्छे अच्छे पहनेंगे कपड़े हैं, उसके बाद बाइक चाहिए, उसके बाद बाइक लेने के बाद उस पर एक गॉगल भी होना चाहिए, आंखों पर चश्मा, तब बात बनेगी, तब तो वो कॉलेज के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद जब अध्यापक पढ़ाते हैं ना कक्ष में, तो उनका ध्यान होता है लड़कियों की तरफ, तो वो और भी कुछ नहीं सीख पाते। जब अपना रिजल्ट देखते हैं तब कहते हैं मार्क कम आए। बेटा आप ध्यान ही नहीं दोगे इस चीज़ पे तो मार्क कैसे ज़्यादा आ जाएंगे। तो अभी आप मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता नहीं है कि शायद जो बच्चे देख रहे हैं वो इस पे 100% गौर दे रहे होंगे, कोई नहीं दे रहा होगा, मुझे मालूम है। लगभग 100 की तो चलती क्या 50% भी गौर नहीं दे रहे होंगे। अगर आप 50% गौर दे रहे हैं तो आप अपने को भाग्यशाली समझिए और समझिए होशियार, क्योंकि जो 50% पे भी गौर देता है ना वो तो यूं पास हो जाता है चुटकी बजाते ही। और मेरा जो टारगेट रहता है 70% प्लस रहता है, हर एक वीडियो में कह ही दिया जाता हूँ मैं। तो आपको 70% कब प्लस लाने होंगे, जब आप इस पर 50% ध्यान दे लो, तभी तो आ पाएंगे। अभी कह रहे सर ने पढ़ाया ही नहीं, आपने ध्यान दिया, हम तो पढ़ा रहे हैं, नंबर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आपके फिर भी जो होते हैं ना डाउट रह ही जाते हैं। डाउट कब रहते हैं, जब आप ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है नहीं। तो अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, समय भोजन, जो असमय भोजन ना करना। देखिए ये क्या कह रहा है, जो आपको देखिए जो जैन, इसके बाद जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बाद आता है जैन धर्म। जैन धर्म में एक प्रथा है, देखिए यहाँ पे मैं जैन धर्म को इंक्लूड नहीं कर रहा बट उसका एक सिस्टम बता रहा हूँ आपको, समझिए। जैन धर्म में जो प्रथा है वो ये है कि शाम के जैसे ही 6 बजेंगे ना तो वो कुछ खाते हैं और ना ही वो कुछ खिलाते हैं। आप उनके घर पे जाएंगे मेहमान बन के, अगर 6 से पहले पहुँचते हैं तो आपको खाना मिलेगा, और वरना आप उम्मीद मत करना कि खाना मिलेगा, क्योंकि उनका नियम है कि वो असमय भोजन नहीं करते, वो टाइम से भोजन करते हैं। तो इसमें ये सब चीज़ मेन चीज़ बन गई, क्या बन गई कि आप यहाँ पे बुद्ध की शरण में रहेंगे, आप किसी संघ की शरण में रहेंगे तो आपको समय से खाना मिलेगा। यूँ समझ ली किसी बटालियन के लिए भी जब भी खाना बनता है ना तो वो भी क्या बनता है, समय से ही बनता है, क्योंकि बेटा वहाँ पे आपका होटल थोड़ी नहीं जो आपकी इच्छा से एंट्री हो, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे अब अगला है वो लास्ट, उसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। क्या कह रहा है, किसी भी प्रकार की कीमती सामान जो वस्तुएं हैं उनका दान ना लेना। आप भिक्षु हैं, आपके लिए सोने चांदी की चीजें कोई मायने नहीं रखती, आप अगर लालची हैं तो लेंगे इनको, और लालच बहुत बुरी बला है और भिक्षुओं के लिए तो जहर है नहीं। तो वो पहले ही कह रहा है इस चीज को, वो कह रहा है कि आप जो सोने चांदी की जो कीमती वस्तुएं आप इनको नहीं लेंगे दान में। अब क्या कह रहा है, अब पढ़ लीजिए थोड़ा ढंग से। वो कह रहा है बच्चा जो इनको पालन करने का व्रत लेता था उसके जो इसके बाद उसे मठ अथवा बिहार में प्रवेश दे दिया जाता था। जब इन चीज़ों को, वो इन बातों को अच्छे से राजी हो जाता था, एग्री हो जाता था, तब उसको क्या कर दिया जाता था, तब मठ में उसको एंट्री दे दी जाती थी, यानी प्रवेश दे दिया जाता था।
ठीक है नहीं। अब क्या है, अब आगे पढ़ लेते हैं। तब बच्चे को श्रवण या सामनेर कहा जाता था। बच्चे का नाम बदल गया, यहाँ पे नामकरण हो गया भैया। कैसे हो गया कि बच्चा अब जो पढ़ने लग गया ना, अब उसको नाम मिल गया नया। क्या नाम मिल गया उसको? नाम मिल गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं उसको? श्रवण। देखिए श्रवण कुमार अपने माता पिता का बहुत चहेता पुत्र था, तो श्रवण से ही श्रवण याद रख लेना, ठीक है नहीं। श्रवण या सामनेर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है परीक्षा जो होती थी, यहाँ पे परीक्षा होती थी और परीक्षा के बाद यहाँ पे उपाधियां भी दी जाती थी। तो परीक्षा कैसे होती थी, देखिए समझिए। परीक्षा के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा है। वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है बौद्ध काल में वर्तमान समय की तरह परीक्षाएं आयोजित नहीं होती थी। यानी वो कहना चाह रहा है कि जो बौद्ध काल था उसमें आज की तरह परीक्षाएं आयोजित नहीं होती थी। तो फिर कैसे होती थी? अब देख लीजिए आप, इसमें क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर भिक्षुक, यानी जो भिक्षुक होते थे ना, जो जो शिक्षक रहे होते थे, है नहीं। यहाँ पे सोच रहे होगे सर ने शिक्षक की जगह भिक्षुक कह दिया, तो भिक्षु ही तो थे वहाँ पे शिक्षक, है नहीं। तो ढंग से आप इसको गौर मत दीजिए, आप मेरी लैंग्वेज पर गौर दीजिए। वो क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर जो भिक्षु हुआ करते थे, वो जब संतुष्ट हो जाते थे छात्र से, तब उसको वो सफल घोषित कर दिया करते थे। अब वो कैसे संतुष्ट होते थे? वो प्रश्न पूछा करते थे बेटा। वो जो प्रश्न पूछा करते थे ना, तो आप आंसर सही से दे पा रहे हो, जैसे कि मान लो IAS का इंटरव्यू, ठीक है नहीं। वो संतुष्ट होएगा तभी आपको पास करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही समझ लो, इस स्तर पर कोई उपाधि नहीं दी जाती थी। आप समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्राथमिक स्तर पर यह कोई उपाधि नहीं देता था। कौन सा? ये जो चल रही है आपकी शिक्षा प्रणाली, वो, ठीक है नहीं। अब क्या कह रहा है? उच्च स्तर पर भिक्षुओं यानी शिक्षक का एक समूह छात्रों की मौखिक परीक्षा लेता था। यहाँ तक कि अब आप एक चीज सीख गए होंगे कि यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं था, सब जो था वो ओरल ही था, ठीक है नहीं। रिटन एग्जाम था ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो मेन चीज है, वो मेन बात यही कही जा रही है। क्या कही जा रही है? कि यहाँ पे जो छात्रों का समूह होता, वो शिक्षकों का जो समूह होता था, वो छात्रों की मौखिक परीक्षा लेता था, और जो छात्र इसमें सफल होते थे उसे प्रमाण पत्र दिया जाता था। उपाधि की बात नहीं कर रहा, केवल प्रमाण पत्र की बात कर रहा है नहीं। तो उन्हें क्या मिल जाता था? यहाँ से डिग्री मिल जाती थी, प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, है नहीं। आप तो डिग्री कहते होगे। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि यहाँ पे एक और संस्कार है भैया। क्या है? उपसंपदा संस्कार और भिक्षु शिक्षा में प्रवेश। देखिए ये क्या है, अब इससे ही अर्थ निकाल सकते हैं हम इससे अर्थ निकाल सकते हैं कि जो उपसंपदा संस्कार है ना, वो भिक्षु शिक्षा में प्रवेश के लिए लिया जाता था, ठीक है नहीं। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो जो उपसंपदा संस्कार होता था, वो भिक्षु शिक्षा में ही प्रयोग किया जाता था। पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र श्रमण या सामने तो ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर सकते थे। देखिए ये कह रहा है, ये साफ साफ कह रहा है, ये साफ साफ क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा अगर आपने ग्रहण कर ली, अगर आपने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर ली, ये वाली जो शुरुआत वाली है, तो आप चाहें तो ये जो श्रमण सामनेर जो बनते हैं वो गृहस्थी जीवन में प्रवेश कर सकते थे, है नहीं। लेकिन जो छात्र अपने अध्ययन या अध्यापन कार्य करना चाहते थे, वो भिक्षु शिक्षा में प्रवेश लेते थे। बहुत ही साफ साफ कहा गया है, एकदम क्लियर टू क्लियर, कि अगर जो शिक्षक बनना चाहता है यहाँ का, तो वो इस उपसंपदा संस्कार के जरिए प्रवेश ले सकता है, ठीक है नहीं। अब आगे क्या कह रहा है? भिक्षु शिक्षा में प्रवेश से पहले उनकी दोबारा परीक्षा होती थी। अब दोबारा, जब पहला संस्कार पहली परीक्षा, दूसरा संस्कार दूसरी परीक्षा, ठीक है नहीं। तो ये क्या कह रहा है? भिक्षु शिक्षा में प्रवेश लेने से पहले फिर से दोबारा से क्या परीक्षा ली जाती थी। अब आगे पढ़ते, उपसंपदा संस्कार के समय 10 भिक्षुओं की उपस्थिति अवश्य होती थी। 10 भिक्षु मिलकर आपका टेस्ट लिया करते थे, है नहीं। सबसे पहले श्रमण भिक्षु का वेश धारण करता था, ठीक है नहीं। क्या करता था? देखो श्रमण किसको कह रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई यहाँ पे, इसको थोड़ा ढंग से लेंगे हम। क्या कह रहा है? सबसे पहले जो श्रमण यानी वो जो छात्र था प्राथमिक शिक्षा में जिसने एडमिशन लिया था, उसको क्या कहते थे? पीछे पढ़ के गए हम, अभी क्या पढ़ के गए कि क्या कहते हैं उसको? श्रमण या सामनेर कहते हैं। तो जो श्रमण सामनेर जो था, वो यहाँ पे पहले क्या वेश लेता था? भिक्षु का वेश लेता था। अब से पहले नहीं,
अब लेगा जब वो उपसंपदा संस्कार में जब वो प्रवेश लेगा तब वो यहाँ पे भिक्षु का वेश धारण कर लेगा। ठीक है नहीं, अब क्या धारण करता था, उसके बाद क्या है, फिर से उसे 10 भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित किया जाता था। जब वो भेष धारण कर लेता था तब उसको 10 भिक्षुओं के समक्ष क्या उपस्थित किया जाता था। अब आगे क्या है, उन्हें प्रणाम करने के बाद वह हाथ जोड़कर बैठ जाता था। तत्पश्चात श्रमण से प्रश्न पूछे जाते थे, तब वह इन भिक्षुओं का बहुमत प्राप्त कर जो बहुमत है, देखिए ये मान लो एक तरह से जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, सबसे बढ़िया बहुमत के लिए चुनाव का उदाहरण लेंगे, है नहीं, तो वो क्या था, इन भिक्षुओं का जो बहुमत लेता था उसके बाद अपने समस्त भावी जीवन के लिए उपसंपदा ग्रहण करता था। ठीक है नहीं, अपने पूरे जीवन के लिए वो भिक्षु रूप धारण कर लेता था। ठीक है नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अध्ययन काल। आगे क्या है, अध्ययन काल। वो अध्ययन काल में क्या कह रहा है, अध्ययन काल में कह रहा है बौद्ध काल में कुल मिलाकर 20 वर्ष का अध्ययन काल होता था। 20 वर्ष का, देखिए ये मेन चीज है, कुल मिलाकर 20 वर्ष का अध्ययन काल होता था। आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं, जिसमें 8 वर्ष के पवज्जा और 12 वर्ष का उपसंपदा का समय होता था। ठीक है नहीं, टोटल 20 वर्ष पढ़ाई करी जाती थी। अब 20 वर्ष में आप समझ लीजिए, ये जो 8 वर्ष पवज्जा के होते थे, इसके बाद आप गृहस्थ जीवन भी जी सकते हैं, जरूरी नहीं है आप 12 वर्ष और पढ़ाई करें। लेकिन अगर बनना चाहते हैं आप एक भिक्षु बनना चाहते हैं तो 12 वर्ष और आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। किस संस्कार के साथ, उपसंपदा संस्कार के साथ। ठीक है नहीं, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ लेते हैं शिक्षण विधियां। तो बौद्ध काल के समय में जो तीन शिक्षण विधियों का अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, तर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्वाध्याय विधि, प्रदर्शन विधि, अभ्यास विधि, सम्मेलन एवं शास्त्र विधि का प्रयोग होता था। यूँ मान लीजिए ये तो पूरी हेडिंग ही काम की है, ढंग से पढ़ लीजिएगा आप इसको, क्या पूरी हेडिंग ही काम की चीज है, पढ़ लीजिए आप, इसमें पूरी विधियां दी गई हैं। आगे क्या कह रहा है, पाठाचार्य कैसा था। तो बौद्ध काल में पाठाचार्य कैसा था, बौद्ध काल के पाठाचार्य में संस्कृत, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, गणित, न्याय आदि मुख्य विषय थे। ठीक है नहीं, ये इंपॉर्टेंट कहाँ से है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहा करते थे, गणित और न्याय आदि मुख्य विषय थे। ठीक है नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है लोक भाषाओं को प्रोत्साहन। लोक भाषाओं को प्रोत्साहन कब मिलेगा, जब वो उनकी भाषा में पढ़ाएंगे। ठीक है नहीं, जो भिक्षु हुआ करते थे वो जो बच्चों को पढ़ाया करते थे, जो सामने हुआ करते थे या जो हुआ करते थे उनके छात्र, उनको वो क्या पाली भाषा में पढ़ाया करते थे। अब ये पाली भाषा क्या होती है, तो देखो पढ़ लेते हैं। पाली भाषा जो होती है वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है, किसी भी क्षेत्र की बोली जाने वाली लोकल लैंग्वेज को ही पाली भाषा कहते हैं। ठीक है नहीं, तो इसमें पढ़ लेते हैं। बौद्ध काल में महात्मा गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्रदान करने के लिए लोक भाषा को प्रोत्साहन करने के लिए कहा, है नहीं। उनके अनुसार भिक्षुओं को उनकी स्वयं की भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है नहीं, अब ये कौन है ये नहीं जानते भैया, ये आप इच्छा हो पढ़ना, आप इच्छा हो बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है नहीं, अब आगे बढ़े जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, देखिए फिर से वही बात आ गई यहाँ पे। ठीक है नहीं, ये क्या कह रहा है, शिक्षा का माध्यम। तो यहाँ पे जो मैंने बता चुका हूँ वही है, लोक भाषा या पाली में होता था यहाँ का शिक्षण। ठीक है नहीं, आगे बढ़े जाते हैं। वो क्या कह रहा है, सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा। सार्वजनिक इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसको सब ग्रहण कर सकते थे। इसके बाद जो गृहस्थ जीवन में निकल रहा है वो उधर चला जाए, और जो वानप्रस्थ जीवन में जा रहा है वो उसमें चला जाए, और जो भिक्षु जीवन में जा रहा है वो इसमें चला जाए। तीनों में अलग अलग डिवाइड कर दिया, कहीं पे भी निकल जाओ आप। ठीक है नहीं, तो ये जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। ये इम्पोर्टेंट क्यों थी, क्योंकि इसको सब ग्रहण कर सकते थे। ठीक है नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, बौद्ध काल में शिक्षा को जन शिक्षा के रूप देने के लिए सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है नहीं, सभी वर्णों के बालकों को, या वर्गों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं, सभी वर्णों या वर्गों के बालकों को यह शिक्षा दी जाती थी। बालक हो चाहे वो बालिका, दोनों को शिक्षा दी जाती थी यहाँ पे। ठीक है नहीं, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है शिक्षा का प्रजातांत्रिक या प्रजातंत्रीय आधार। ये कैसा था,
अब पढ़ लेते हैं इसको। ये कह रहा है महात्मा गौतम बुद्ध ने महात्मा गौतम बुद्ध के आह्वान पर बौद्ध शिक्षा को जनतांत्रिक आधार प्रदान किया गया। ठीक है नहीं, जन जन के लिए शिक्षा प्रदान की गई। जनतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक वही तो होता है, हर एक के लिए होना चाहिए, वही हो गया। ठीक है नहीं, आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था, अब यहाँ पे मैनेजमेंट कैसा था शिक्षा का। ठीक है नहीं, तो सिस्टम या मैनेजमेंट उसी को कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, बौद्ध काल में शिक्षा 3 स्तर की होती थी। ठीक है नहीं, 3 स्तर की कौन सी, प्राथमिक, उच्च और भिक्षु शिक्षा। ठीक है नहीं, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा किसको कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा ये क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा जो कह रहा है वो कह रहा है इसकी अवधि 6 वर्ष की होती थी। ठीक है नहीं, छात्रों को पढ़ाना लिखाना सिखाना इसी के अंतर्गत आता था। ठीक है नहीं, सामान्य परिचय देते हुए ये कह रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। ये सामान्य परिचय देते हुए क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा सभी जाति वर्गों के लिए उपलब्ध थी। बार बार वही बात कह रहा है, यानी शिक्षा कहाँ दी जाती, मठों में प्रदान की जाती थी। बौद्ध काल के आरंभ में यह शिक्षा धार्मिक थी, किंतु कुछ समय उपरांत ब्राह्मणों द्वारा प्रतिद्वंदिता या प्रतिद्वंदी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने के, यानी जब उनके देखिए आप समझिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जो ब्राह्मणों की जो देखिए इधर खुले कौन से बौद्ध शिक्षा केंद्र और उधर कौन से चल रहे थे, उधर पहले ही से वैदिक शिक्षा केंद्र चल रहे थे। तो अब इनमें प्रतिद्वंदिता हो गई, और जब प्रतिद्वंदिता हो गई तो एक दूसरे का ये क्या करने लगे, अब एक दूसरे का, जब मान लो प्रतिद्वंदी क्या होता है, प्रतिद्वंदी वो होता है ना जो एक दूसरे की कंपटीशन पे बैठा हो। ठीक है नहीं, कंपटीशन पे बैठा होगा तो वो क्या कहेगा, एक दूसरे की बुराई भी कर सकता है भैया, एक दूसरे का विरोध भी कर सकता है। तो उसके चक्कर में ये जो शिक्षा थी वो जन शिक्षा का और अच्छा रूप लेने लग गई। कैसे समझो, कुछ समय उपरांत ब्राह्मणों द्वारा प्रतिद्वंदी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करके उनमें लौकिक शिक्षा दिए जाने के कारण मठों में भी लौकिक शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। लौकिक शिक्षा किसको कहते हैं, देखिए आध्यात्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा में अब यहाँ पे बहुत बड़ा जब आया है तो इसको खाली नहीं जाने देंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है लौकिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा किसको कहते हैं, लौकिक शिक्षा उसको कहते हैं जिसमें मैथ पढ़ाया जाए, जिसमें साइंस पढ़ाया जाए, जिसमें आपका एसएसटी पढ़ाया जाए, जिसमें आपका इधर उधर की चीज़ें, इस दुनिया की विचित्र बातें भी सिखाई जाएं। ये हो गई लौकिक शिक्षा। और आपकी आध्यात्मिक शिक्षा क्या होती है, और आध्यात्मिक शिक्षा में केवल आता है कि राम कहाँ जन्मे, राम कैसे कैसे जीवन यापन किया, राम कौन थे, है नहीं, भगवत गीता में क्या लिखा है, कैसे जीवन जीना चाहिए। ये वानप्रस्थ आश्रम हो गया, सीधे सीधे बच्चों को कहाँ ढकेल रहा है, वन की ओर ढकेल रहा है नहीं। इसमें अगर आप मान लीजिए आध्यात्म का अनुसरण करते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, वानप्रस्थ आश्रम में। लेकिन कुछ बच्चों को तो गृहस्थ आश्रम में भी जाना होता था, उन्हें रोजमर्रा की चीज़ों के लिए हिसाब लगाना भी जरूरी था, उन्हें चीज़ों को बेचना भी जरूरी समझना था, चीज़ें कैसे व्यवसाय होते हैं, कैसे चीज़ों को खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, कौन सी दर से चीज़ें आती हैं, तो ये सब उन्हें सीखना था। तो इसीलिए उनके लिए लौकिक शिक्षा का भी आयोजन किया गया। ये कब किया गया, जब वैदिक कालीन मठों में लौकिक शिक्षा का पहले से प्रचलन चल रहा था। तो ये बुद्ध कालीन शिक्षा में क्या हुआ, जो देखिए ऐसा नहीं था कि बौद्ध कालीन शिक्षा आने के बाद वैदिक कालीन शिक्षा समाप्त हो गई है, ऐसा नहीं है भाई, आज भी चल रहे हैं। बहुत से नालंदा में आज भी देखोगे, आज भी बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा दी जाती है। यहाँ तक कि अगर चीन को देखोगे तो बुद्धम शरणम गच्छामि उसमें सबसे ज्यादा चलता है, चाहे वो बेशक आग उगलता हो हमेशा, लेकिन वो हमेशा बुद्ध की चीजों, चाहे कितना भी क्रांति चीन क्यों ना सही, लेकिन फिर भी शांति यानी बुद्ध को ही पूजेगा, है नहीं। समझ रहे हैं या नहीं आप, तो समझिए ये शिक्षा आने से वैदिक कालीन शिक्षा समाप्त नहीं हुई थी, वैदिक कालीन शिक्षा फिर भी चलती रही, लेकिन बुद्ध शिक्षा जो थी उसके प्रतिद्वंदिता पे आ गई थी। प्रतिद्वंदिता कैसे कि भैया पहले सभी को शिक्षा नहीं दी जाती थी, अब सबको शिक्षा मिलने लग गई, है नहीं। पहले क्या था, जो नीच कास्ट थी, नीच कास्ट का मतलब मैं यहाँ से किसी से बुरा नहीं कहना चाहूँगा, यहाँ नहीं मैं इसका कोई गलत मतलब निकलवाना चाहूँगा, मैं सीधे बता रहा हूँ। यहाँ पे जो जिन कास्टों को नीचा माना जाता था, जो इनको शूद्र लोग, जो शूद्र जाति में आते थे, उन लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, है नहीं। केवल किनको दी जाती थी, केवल उनको दी जाती थी, कौन कौन, क्षत्रिय आते थे, वैश्य आते थे, शूद्र आते थे, इन तीनों को ही शिक्षा मिलती थी, है नहीं। तो अब सबके लिए कंपलसरी होगी शिक्षा, यहाँ फायदा हो गया। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, तो आगे ये कह रहा है प्रवेश की अवधि, प्रवेश व अवधि, वो क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए 6 वर्ष की आयु होती थी तथा इस अवधि
जो इसकी अवधि थी वो भी साधारणतः 6 वर्ष की होती थी। देख लीजिए, पीछे 8 वर्ष कह रहा था, अब ये 6 वर्ष। शायद अगर भूल गए हो आप तो कमेंट कर लेना, है नहीं। पहले ये 8 वर्ष कह रहा था, अब ये 6 वर्ष कह रहा था। तो देखिए ये कौन सी है, 6 वर्ष जो ये कब कहेगा, जब ये साधारणतया कहेगा तब 6 वर्ष कहेगा। और पहले जब ये पूरी शिक्षा की बात की जाए तो 8 वर्ष की है, ठीक है नहीं। टोटल और इनिशियल जो थी वो 8 ईयर की शिक्षा है। और जो अगर आप साधारणतः आप ऐसे ही फिनिश करना चाहते हैं तो 6 वर्ष की शिक्षा है, ठीक है नहीं। अब आगे क्या कह रहा है, पाठ्यचर्या कैसा है। पाठ्यचर्या कैसा है तो बालक का प्रथम 6, ये क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। बालक प्रथम 6 माह में सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी, जो सिद्धिरस्तु है बाल पोथी, उसका अध्ययन करता था, ठीक है नहीं। इस बाल पोथी में 12 अध्याय वर्णमाला के 49 अक्षर होते थे, है नहीं। इनसे जिनसे क्या बनते थे, 300 श्लोक बनते थे, ठीक है नहीं। सॉरी, 16 माह के बाद छात्र निम्न 5 विद्याओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या है, शिक्षण विधियां। तो देखिए इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये सीधी बातें मौखिक होती थी, खत्म हो गया खेल। शिक्षा का माध्यम, इसको भी ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि वही बातें लौट के आने लगेंगी। तो क्या है, पाली भाषा, है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या रहा, उच्च शिक्षा आ गई। अब उच्च शिक्षा क्या है, उच्च शिक्षा को पढ़ देते हैं, ज़्यादा नहीं खींचेंगे इसको भी हल्का हल्का लेते रहेंगे। ये क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा को पूरी होने के बाद उच्च शिक्षा में योग्य छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था। मैंने आपको बताया था ना, पहले 10 भिक्षु इकट्ठे होते थे, है नहीं, उसको भिक्षु रूप दिया जाता था, फिर वो इन सबके सामने हाथ जोड़कर बैठता था, ठीक है नहीं, फिर वो इनके प्रश्नों का जवाब देता था, तब वो एलिजिबल हो पाता था, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं, सामान्य परिचय क्या कह रहा है। सामान्य परिचय में ये कह रहा है, इस शिक्षा के लिए मुख्य केंद्र मठ थे, है नहीं। इन सभी मठों में समान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। मठ जो थे इनमें समान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। जैसे मान लीजिए आप MA करना चाहेंगे तो 1 सब्जेक्ट लेंगे, आप BSc करना चाहेंगे 3 सब्जेक्ट लेंगे, आप हाई स्कूल करना चाहेंगे 6 सब्जेक्ट लेंगे, आप इंटर कर रहे हैं 5 सब्जेक्ट लेंगे। ऐसे ही हिसाब होता था इनका भी, है नहीं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपके। आगे पढ़ते हैं, प्रवेश एवं अवधि क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा के समाप्त होने के बाद उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी, अर्थात बालक इस वर्ष का आरंभ 12 वर्ष की आयु में करता था। 6 वो हो गया 12 साल का बच्चा, ठीक है नहीं। लेकिन अगर ये वो क्या करता, देखिए समझिए, फिर से कह रहा हूँ मैं, अगर वो सामान्यतः पढ़ के आगे बढ़ना चाह रहा है तो 6 वर्ष, और नहीं तो क्या हो जाएगा, 8 वर्ष तो लेगा ही लेगा, ठीक है नहीं। अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की होती थी ताकि 25 वर्ष में आयु छात्र, जो 25 वर्ष की आयु में छात्र किसी व्यवसाय को अपनाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सके। अब देखिए आप क्या कह रहे हैं, इसमें जो बात कही गई है, इनिशियल जो बात है वो इसको मेन फैक्टर बना देती है। देखिए 25 वर्ष में आप फिर से ले सकते हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश, लेकिन अगर आप चाहें इस शिक्षा को अपूर्ण करते हुए यानी 8 वर्ष पढ़ के भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है नहीं। आपकी समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पाठ्यक्रम, फिर से वही आ गया, तो ठीक है नहीं। तो धार्मिक एवं लौकिक दोनों का पाठ्यक्रम मिक्स करके बनाया गया था, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्या है, आगे कह रहा है शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, फिर से वही आ गई लौट के, फिर से इस पे पूरे पे टिक लगा लो, ठीक है नहीं। लेकिन इसमें कुछ नया मिलता है इस बार, क्या मिलता है, स्वाध्याय विधि पुरानी है, ठीक है नहीं, व्याख्यान विधि पुरानी है नहीं, देशाटन ये नया है, तर्क एवं विवाद विधि पुरानी है, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आदि स्तर की प्रमुख शिक्षा विधियां थी, ठीक है नहीं। अब विधियां पढ़ चुके हैं आप, एक नई मिल गई हमें, कौन सी, यहाँ पे देशाटन, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या है, आगे कह रहा है ये शिक्षा का माध्यम, तो ठीक है, फिर से वही आ गया पाली। आगे बढ़ते हैं, भिक्षु शिक्षा जो होती थी यहाँ पे पढ़ लो अच्छी तरह से, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आपकी खत्म होने वाली है। क्या खत्म होने वाली है, पढ़ो आप। क्या कह रहा है, जो छात्र अध्ययन या अध्यापन की रुचि रखते थे उनके लिए भिक्षु शिक्षा की अवधि 8 वर्ष की होती थी, ठीक है नहीं। यहाँ पे कौन सी बात है, अब ये खत्म हो गई आपकी, भिक्षु शिक्षा 8 वर्ष की थी, ठीक है नहीं। और यहाँ पे भिक्षु शिक्षा जो धारण करके वो 8 वर्ष पढ़ेगा, नहीं तो वो 6 वर्ष पढ़ के ही निकल लेगा, ठीक है नहीं। समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बौद्धकालीन शिक्षा की विधियां, तो देखिए ये फिर से अब डीपली पढ़ाने लग गया। क्या है, जो अनुकरण विधि थी उसको डीपली दे दिया गया है, ठीक है नहीं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आगे से पढ़ेंगे, यानी अनुकरण विधि को डीपली दे दिया गया है, प्रश्नोत्तर विधि को डीपली दे दिया गया है, व्याख्यान विधि को डीपली दे दिया है, डीपली, यानी। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्याख्या विधि कौन सी है, तो यहाँ पे अच्छे से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे इन सब के बारे में, ठीक है नहीं।
अब पढ़ लेते हैं शुरुआत से। देखिए अनुकरण विधि, अनुकरण विधि में क्या करा है, सार्वविदित है, सार्वविदित है कि शिक्षण की यह विधि पूर्णतः स्वाभाविक है। इस काल में प्राथमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग किया जाता था। भिक्षु के वर्ण अक्षर उच्चारण का छात्र के अनुकरण करते थे। यानी अनुकरण यानी अनुसरण, अनुसरण यानी वो शब्द बोलेगा उसको बच्चे क्या करेंगे, दोहराएंगे, यही अनुसरण है नहीं। और इसको अनुकरण विधि कहते हैं। खत्म हो गया, आप समझ रहे हैं ना। पहले कौन बोलेगा, टीचर, उसके बाद बोल देंगे छात्र। छोटा आ तो बच्चे भी बोलेंगे छोटा आ, है नहीं। तो ये कौन सी विधि है, अनुकरण विधि है। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। मुझे लगता नहीं है इसको डिटेल से पढ़ाना पड़ेगा। क्या करेगा यहाँ पे, पहले क्या करेगा, छात्र कब और क्यों कैसे कहाँ आदि के प्रश्न शिक्षकों से पूछते थे, ठीक है नहीं, और शिक्षक इसका उत्तर देते थे। खत्म हो गया ख्याल, है नहीं। पूछ भी लेता होगा आपसे भी, जब अगर आप टीचिंग करते हैं किसी स्कूल में तो आपसे बच्चा पूछ ही लेता, सर ऐसा क्यों, है नहीं। तो आप उसका उत्तर देते हैं या मुंह छुपा जाते हैं, उत्तर देना ही पड़ेगा। अगर मुंह छिपाएंगे तो आप अच्छे टीचर नहीं हैं। और वो भी आप सोच समझ के आंसर देंगे तो आप और अच्छे टीचर हैं। अगर बिना सोचे समझे आंसर दे देंगे तुक्का मारा तो आप गलत टीचर हैं, अच्छे नहीं हैं, ठीक है नहीं। टीचर तो आप फिर भी हैं, क्योंकि बहुत से मैंने सरकारी स्कूल में ऐसे टीचर देखे हैं जिनसे भिन्न नहीं आती लेकिन फिर भी वो टीचर हैं। तो भैया टीचर तो हो आप, लेकिन थोड़े काम के भी बनो, नाम के नहीं। ये क्या कह रहा है, इस विधि का प्रयोग उच्च शिक्षा के लिए किया जाता था। कौन सी, व्याख्यान विधि का। कोई भी टॉपिक है, अगर मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ये तो व्याख्यान विधि है, ठीक है नहीं। आप आगे बढ़े, क्या कह रहा है, तर्क एवं विवाद विधि। तर्क एवं विवाद विधि कब बनती है, देखिए वाद विवाद विधि कब होती है, जब एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाए, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, है नहीं, तर्क कर दिया जाए, है नहीं। तो ऐसे करके ये बन जाती है तर्क विधि। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि, बात तो वही है नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें सामने होती हैं, यहाँ पे कुछ चीजें सामने नहीं होती, है नहीं। आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा ही दिया गया, विभिन्न विषयों से संबंधित विषय अधिकारियों को बुलाकर व्याख्यान कराया जाता था। यानी जो, देखिए अब समझिए, थोड़ी सी छोटी सी बात यहाँ पे बहुत ही मेन डाउट ले जाती है कि व्याख्यान विधि और व्याख्या विधि में, अरे आप बता रहे हैं तो कुछ अंतर भी तो बताइए। तो सुन लीजिए बेटा, यहाँ पे मैंने बताया कुछ चीजें सामने होती थी, कुछ नहीं होती थी। मान लो अगर कोई किताब से पढ़ा रहा है, मान लो मैं ये पढ़ के तुम्हें बता रहा हूँ, तो ये कौन सी है, व्याख्या विधि है। अगर यही चीज अगर मैं आपकी ऑफलाइन क्लास लूँ तो क्या मैं ऐसे नोट्स बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। आपको सीधे पढ़ाता जाऊंगा, ये क्या मठ, ये क्या या ये भिक्षुक होते थे, ये ऐसे होता था, ये वो ऐसे होता था, सीधे सीधे व्याख्यान में बता के आपको छुट्टी कर दूंगा। यहाँ से एक एक पॉइंट, एक एक शब्द थोड़ी नहीं पढ़ूंगा मैं। तो ये व्याख्यान विधि जो होती है वो क्या होती है, प्रोफेसर विधि हो जाती है, जिसमें किताब की जरूरत नहीं पड़ती, है नहीं। और अगर मैं ऐसे ही बताने लग गया मुंह से तो आप मेरी यूँ समझोगे सारा तो आला बता रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं। तो इसीलिए ये है व्याख्या विधि, ठीक है नहीं। आप अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देशाटन। देशाटन, देशाटन ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज को बहुत ही अच्छे से नोटिस कीजिए। देशाटन, इसको अच्छे से पढ़ लो, और कुछ नहीं है। भिक्षु शिक्षा में मुख्य रूप से इसी विधि का प्रयोग किया जाता था, ठीक है नहीं। भिक्षुओं को देशाटन के अवसर उपलब्ध कराए जाते थे। अच्छा, इसमें देशाटन से समझ रहे हो गए, अब नहीं समझ रहे तो आगे और पढ़ लेते हैं। जिससे उन्हें वास्तविक जगत को समझने या मानव समाज की वास्तविक स्थिति को जानने का अवसर प्राप्त होता था। घूम घूम के शिक्षा ग्रहण की जाती थी। जैसे आईएएस का जो एग्जाम देने के बाद आपको क्या मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है ना, घूम घूम के इस चारों तरफ की। आपने शायद ये देखा नहीं है आईएएस में क्या होता है, नहीं होता तो देखा करो आप थोड़े बहुत, है नहीं। आनंद आते हैं बहुत देख देख के ही। अगर शायद आप टेस्ट दे दोगे और बन जाओगे तो आपके तो आनंद ही आनंद है, परम आनंद कहते हैं उसको, है नहीं। तो उस चीज़ पे कम फोकस करेंगे, इस चीज़ पे ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि आप भटक जाओगे फिर, है नहीं। तो देशाटन क्या है कि आपको देश में घुमाया जाएगा, आपको वास्तविक स्थिति से रूबरू कराया जाएगा, लोगों की समस्याएं बताई जाएंगी, आपको उनके समाधान आपको देने हैं, ठीक है नहीं। तो देशाटन विधि होगी वो, ठीक है। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी खुद से अध्याय, है नहीं। स्वा मतलब कहते हैं खुद को, और अध्याय मतलब अध्ययन करने के लिए। स्वाध्याय चूंकि है नहीं तो खुद से अध्ययन करो, वो स्वाध्याय है, ठीक है नहीं। आगे क्या है, आगे इसमें जो दिया गया है वो ये है, क्या कहा गया है, पढ़ लेते इसको भी। क्या, शिक्षण संस्थाएं, बौद्ध मठ एवं बिहार, तो इसको तो पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि भैया जिसको पढ़ना हो वो डिटेल से पढ़ ले स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है नहीं। क्योंकि इसमें पहले ही बहुत कुछ बताया गया है, बहुत कुछ बताया गया है। आप अगर नोटिस कर रहे हो तो बहुत कुछ बताया गया है, और यहाँ पे तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन से ही बड़ी इन्फॉर्मेशन बन जाती है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, क्या है आगे, क्या है,
शिक्षा के अन्य क्षेत्र, शिक्षा के अन्य क्षेत्र कौन से थे? देखो बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो भैया अच्छे से। क्या कह रहा है इसको? देखिए बौद्धकालीन में स्त्री शिक्षा दी जाती थी, है नहीं, लेकिन किस प्रकार से, ये आगे पढ़ लेते हैं। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का पतन हुआ था, ठीक है नहीं, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का पतन हुआ था, क्योंकि बौद्ध धर्म में प्रथम महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों के का संघ प्रवेश वर्जित कर दिया। भैया मैं गलत हो गया, आप बिल्कुल सही हो गए। ये क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए आप ढंग से, ये तो चीज मैं भी मानूंगा, शायद मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो गया यहाँ पे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, हम कह रहे थे शिक्षा दी जाती थी। तो ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसमें स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी? तो बेटा वो है वैदिक काल, पढ़ लो अच्छे से। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। खत्म हो गया यहीं पे, यही टॉपिक यही क्लियर करना था, ठीक है नहीं, समझ में आया? तो वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, इसमें तो दी जाती थी, लेकिन बौद्ध काल में तो बिल्कुल नहीं दी जाती थी, ठीक है नहीं। आप इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या चीज है, आगे जो चीज है वो क्या है। देखिए डाउट में आपके बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा, आप कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, जो मैं बता रहा हूँ आप सुनते रहिए, केवल सुनते रहिए, आप बहुत चीज़ें सीखने वाले हैं, और वो भी बहुत ही क्लियर। डाउट भी संग ले रहे हैं और उसको साथ में समझा भी रहे हैं, ठीक है नहीं। आप डाउट बनाओ उससे पहले हम ही खुद डाउट बना लेते हैं, ठीक है नहीं। तो क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। बौद्ध काल में व्यवसायिक शिक्षा, तो ये तो भैया देखो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों की शिक्षा व्यवस्था, जैसे भवन निर्माण, कताई बुनाई, है नहीं, मूर्ति कला, चित्रकला आदि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कृषि वगैरह, वाणिज्य वगैरह का भी शिक्षा दी जाती थी, तो ये सब व्यवसायिक शिक्षा है, तो इसीलिए इसको स्वर्ण काल माना जाता था, ठीक है नहीं। किसके लिए? व्यवसायिक शिक्षा के लिए, ठीक है नहीं, व्यवसायिक शिक्षा के लिए इसको स्वर्ण काल माना जाता था। आगे बढ़ते हैं क्या है बौद्ध काल में धार्मिक नैतिक शिक्षा। तो देखिए धर्म पे, इस पे तो बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, इस पे बहुत ज्यादा जोर क्यों दिया गया था, क्योंकि ये शिक्षा का मेन उद्देश्य ही अपना प्रचार प्रसार करना था, इसीलिए इस पे जो शिक्षा पे ज्यादा महत्व दिया गया। बौद्धकालीन शिक्षा में धार्मिक नैतिक शिक्षा बहुत ज्यादा थी, ठीक है नहीं। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, इसके प्रमुख केंद्र, तो हम बीच में पढ़ चुके हैं प्रमुख केंद्र कौन कौन से बने थे, है नहीं। इसके जो प्रमुख केंद्र कौन कौन से बने थे हम पढ़ चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, देख लीजिए आ गया या नहीं, बताइए वही आया या नहीं। आगे बढ़ते हैं क्या है, आगे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है इसमें जो भवन एवं पुस्तकालय, ठीक है नहीं। भवन कैसा था यहाँ का, यहाँ की जो बिल्डिंग थी वो कैसी बन रही थी, और यहाँ का जो पुस्तकालय था वो कैसा था, वो सब कुछ बताया गया है इसमें, ठीक है नहीं। तो जब एक बताइए यूनिवर्सिटी बन चुकी है अब, ठीक है नहीं, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है छात्रों का प्रवेश, यहाँ पे छात्रों का प्रवेश कैसा होता था, है नहीं। पाठ्य विषय कौन कौन से थे, परीक्षाओं की उपाधियां कौन कौन सी थी, तो उपाधियां पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो दे रहा है उपाधियां, कुछ एक आध नाम दे रहा है या नहीं, देखिए स्नातक की उपाधि दी जाती थी, समझ लीजिए, सफल होने वाले छात्रों को स्नातक की उपाधि दी जाती थी, जिसको इंग्लिश में बैचलर कहते हैं, ठीक है नहीं। तक्षशिला आ गया अब, ठीक है नहीं। अब तक्षशिला आ गया, तक्षशिला में क्या क्या है, तक्षशिला में भी वही स्थितियां हैं, ठीक है नहीं। और यहाँ पे जो पास होता था, जैसे कि सफल होते थे, उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता था। यहाँ पे कोई नहीं नाम दे रहा, ठीक है नहीं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो आगे पढ़ते हैं, यहीं पे खत्म कर दिया ये, ठीक है नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं, बौद्धकालीन मुख्य वैदिक शिक्षा केंद्र, तो यहाँ पे जो सेंटर दिए गए थे वो क्या है, पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। क्या कह रहा है, बौद्ध काल में बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के साथ साथ वैदिक शिक्षा प्रणाली भी समांतर रूप से चल रही थी। देखो आ गई वही बात या नहीं, जो क्या थी, बौद्धकालीन शिक्षा तो चल ही रही थी, उसके साथ साथ क्या, वैदिक कालीन शिक्षा भी चल रही थी, वो भी समांतर रूप से। समांतर किसको कहते हैं, जो आपस में कभी ना मिले और बराबर चलता रहे, है नहीं, तो वही तो समांतर होता है, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या है, आगे की क्या है, इस काल में वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र कैकई, मिथिला, तक्षशिला, काशी, प्रयाग आदि वैदिक काल की शिक्षा के जो केंद्र बने थे, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, गुरु और शिष्य का संबंध, तो सीधी बात है, गुरु और शिष्य का संबंध तो बेटा हर जगह अच्छे रहते हैं, क्योंकि
गुरु और शिष्य का संबंध ही अच्छा नहीं होगा, आपका हमारा संबंध ही अच्छा नहीं होगा, तो हम आपको क्या समझा पाएंगे, आप हमसे क्या सीख पाएंगे। पहले संबंध अच्छे बनाओ, पहले जो बातें बताई जा रहे हैं उनमें कमी कम निकालो, क्या मिल रहा है आपको सीखने के लिए वो ज़्यादा देखो, ठीक है, नहीं तभी आप पढ़ पाओगे। ऐसे सोचो ना कि कमी, तो कमी निकालने की हो जाओगे, आप पढ़ कुछ नहीं पाओगे। देखिए जो लोग कमी निकालते हैं, जो लोग हर चीज़ में कमी निकालते हैं, वो बनते हैं लेखक, विद्वान, साहित्यकार। क्या बनते हैं? लेखक, विद्वान, साहित्यकार। कभी सरकारी आदमी नहीं बन सकते, ये श्राप मैं देता हूँ, और श्राप है ये उनके लिए, ठीक है नहीं, क्योंकि वो आलतू फालतू चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, काम की चीज़ों पे बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे, ठीक है नहीं। हमेशा जो लेखक, विद्वान, साहित्यकार होते ना, उनके नंबर हमेशा 30% ही रह जाते विचारों के। क्यों रह जाते? कई का बात तो फेल ही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें कमी ज़्यादा निकालनी पड़ती है। बेचारों को पढ़ना लिखना तो है नहीं, कमी ज़्यादा निकालनी है, तो वो है लेखक, विद्वान, साहित्यकार, जो ठोकर मार मार के, ठोकर खा खा के और हो जाते पक्के हैं। अड़ियल घोड़ा जो होता है ना, अड़ियल घोड़ा, चाहे उसको कितना भी पीटो, कितना भी उस पर बोझा आए, कितना भी कुछ हो, लेकिन वो अड़ियल है, वो अटका रहेगा, वो लटका रहेगा वहीं पे जहाँ पे वो अटका हुआ है, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही होते हैं लेखक, विद्वान, साहित्यकार, उनको कुछ नहीं, केवल कमी देखनी होती है। क्या पढ़ा रहे हैं सर? अच्छा ये पढ़ा रहे हैं, चलो कमी देखते हैं, है नहीं। पढ़ा क्या रहे हैं ये इससे मतलब नहीं है, बस ये मतलब है कि कमी क्या है, तो कमी मत निकालिए बेटा। लेखक, विद्वान, साहित्यकार इंडिया में बहुत है, बहुत है, इसीलिए नौकरी कम ले पाते हैं, है नहीं। 18 लाख की भर्ती क्यों ही निकल जाती है आंखों के सामने से, लेकिन वो 3-4 बार में भी रिट्राई लगे ही रहते हैं, है नहीं। तो रिट्राई में मत रहिए, आप जो सिखाया जा रहा है उसमें से आप चाहें तो इसमें से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को रोक रोक के आराम से समझ समझ के और आप इससे नोट्स तैयार कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो इसका PDF लिंक मिल जाएगा, उससे भी पढ़ सकते हैं। और अगर वैसे भी नहीं पढ़ना तो सुन के पढ़ लीजिए। इतना कोई अगर वीडियो देता है आपको, मान लीजिए इतना जुड़ा रहने के लिए कहता है, तो आप लेखक, विद्वान, साहित्यकार पर ध्यान मत दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। आपको बनना है सरकारी आदमी। आप B.Ed कर क्यों रहे हो? सीधी बात है, आप सरकारी अध्यापक बनने के लिए कर रहे हो, हैं सहायक अध्यापक बनने के लिए कर रहे हो, ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल में 2-4 हज़ार रुपए पढ़ाओ। ऐसे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेखक, विद्वान, साहित्यकार में कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, बता रहा हूं मैं, ठीक है नहीं। तो अच्छे से पढ़ाई करो। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या है आगे जो दिया गया है वो दिया गया है वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली की तुलना में अध्ययन। देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इससे वास्तव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि यहाँ तो एक तरफ तो रख दी वैदिक शिक्षा और एक तरफ रख दी बौद्ध शिक्षा, दोनों शिक्षाओं को रखने के बाद अब तुलना करने लग गई इनके अध्ययन में, ठीक है नहीं। तो अब क्या तुलना की हमने, अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में समानताएं। पहले देगा ये समानताएं और फिर दे देगा ये अंतर, नहीं तो आगे पढ़ लेना। देखते हैं क्या है। देखिए वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्रों के चरित्र को निर्मल या छात्रों के जो चरित्र था उसको निर्माण करने का कार्य था। देखिए फिर से मैं अटक अटक के कर गया, तो अब साफ कहता हूँ, कह रहा हूँ मैं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में दोनों में ही छात्रों के चरित्र पर बल दिया जाता था, ठीक है नहीं। खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली दोनों में ही शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था दान एवं भीख मांग कर चलाई जाती थी। ऐसा नहीं है, देखो डोनेशन पे आज भी स्कूल चलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब नहीं चलते हो, ठीक है नहीं। कितने भी बड़े से बड़े कॉलेज हो, सब में डोनेशन मांगा जाता है, जबरदस्ती और मांगा जाता है। पहले तो भी भीख मांग के ही काम चल जाया करता था, और यहाँ पे दान लेके ही काम चल जाया करता था। अब तो लठ वाली चीज हो गई है, दोगे तो आपका बच्चा पढ़ेगा, नहीं तो आउट ऑफ निकल लो यहाँ से, है नहीं। तो समझ रहे हैं नहीं आप। अब वो ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, तो आज भी हैं, बहुत से कॉलेज चलते हैं ऐसे, ठीक है नहीं, जो डोनेशन पे चलते हैं। आपकी इतने रुपए फीस हो गई, इतने रुपए ये हो गया, इतने रुपए हो गया, उसके बाद 20,000 रुपये डोनेशन और दीजिए आप, तभी आपका बच्चा पढ़ पाएगा। अगर नहीं देते तो आप निकल लीजिए, है नहीं। तो बहुत से डोनेशन देने वाले लाइन में लगे हुए हैं अच्छे कॉलेजों में, तो ऐसे ही चलती है व्यवस्था, ठीक है नहीं। आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। वो कह रहा है दोनों में शिक्षा के 2 स्तर थे, प्राथमिक और उच्च, ठीक है। लेकिन ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सर आप तो कह रहे थे कि 3 होते हैं, और इसमें भी कह रहा था पहले 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये कह रहा था प्राथमिक, उच्च और भिक्षु शिक्षा, है नहीं। तो देखो बेटा, जो उच्च शिक्षा थी ना, उसको ही भिक्षु शिक्षा, दोनों को मिला के कह दिया गया है। कैसे, आप फिर से पढ़िए। देखिए जो भिक्षु शिक्षा थी, है नहीं, भिक्षु शिक्षा के लिए आपको 8 साल अध्ययन करना पड़ता था, सामान्य के लिए 6 साल, और इसके लिए कितना हो गया बेटा, देखो टोटल करके 20 साल था ना, तो 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 14,
है नहीं, 8 और 6 14 और 6 कितना होता है 20, ठीक है नहीं, 6 और 6 12 और 8 20, ऐसे करके समझ लीजिए। देखिए क्या है समस्या क्या है और समाधान क्या लेंगे हम यहाँ पे। देखिए इसको अगर 8 वर्ष रखते हैं तो ये कितनी होने वाली है टोटल 12 वर्ष की, ठीक है नहीं, समझ रहे हैं नहीं। तो वो कुल शिक्षा थी वो 20 वर्ष की है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कहा गया उच्च शिक्षा का संबंध ही भिक्षु शिक्षा से कर दिया गया है, ठीक है नहीं, उच्च शिक्षा का संबंध भिक्षु शिक्षा से कर दिया गया है। और अगर आप भिक्षु शिक्षा को अलग रखेंगे तो उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा को अलग अलग नहीं एक में कर दिया गया है। समझे, फिर मेरी बात को एक और बार समझें कि अगर इन दोनों शिक्षाओं को आप एक मिलाते हैं तो भिक्षु शिक्षा अलग रह जाएगी, तो 2 स्तर फिर भी बनेंगे इसके, है नहीं। और अगर आप इसको भिक्षु शिक्षा को इसके साथ लेके आते हो तो भी ये 2 स्तर बनने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो बात बताने वाला हूँ मैं आपको जो क्लियर पहले ही कर देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। देखिए आप अगर ज़्यादा समझेंगे ना तो आपके शायद मुझे लगता है समझ में कुछ भी ना आए, है नहीं। तो आप ज़्यादा ना समझ के थोड़ा समझ लीजिए। थोड़ा समझने के लिए मतलब क्या है, थोड़ा समझने से मतलब ये है कि आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो भिक्षु शिक्षा का वर्णन है। देखिए यहाँ पे जो आपको भिक्षु शिक्षा का जो वर्णन मिल रहा है समझिए ऐसे करके, मान लीजिए ये जो शिक्षा है आपकी ये है प्राथमिक शिक्षा, इसके बाद ये है आपकी उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के 2 पार्ट हैं, ठीक है नहीं, कौन सा, एक तो है भिक्षु शिक्षा और एक है सामान्य शिक्षा, ठीक है नहीं। अब भिक्षु शिक्षा में क्या करेंगे आप, भिक्षु शिक्षा में टीचर बनेंगे आप, ठीक है नहीं, और इसमें आप फिर भी गृहस्थ जीवन जी सकते हैं, है नहीं, समझ रहे हैं या नहीं मेरी बात को। तो ऐसे करके समझ लीजिए प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में कौन दो, एक भिक्षु शिक्षा और एक सामान्य शिक्षा, ठीक है नहीं, समझ में आया नहीं। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है आगे, कह रहा है ये कि दोनों में क्या थी, दोनों में देखिए यहाँ पे हम पढ़ चुके थे, दोनों में ही शिक्षा के 2 स्तर दिए गए थे, दोनों में क्या दिए गए थे, दो शिक्षा के दो स्तर दिए गए थे, ठीक है नहीं। दोनों में शिक्षा का उद्देश्य समान थे, यानी जो उद्देश्य थे शिक्षा के वो दोनों में ही समान रखे गए थे। आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है, ठीक है नहीं। आगे दिया गया है दोनों में मौखिक शिक्षण दिया जाता था, ठीक है नहीं। दोनों में गुरु और शिष्य के संबंध पिता पुत्र की तरह थे। दोनों में गुरु का स्थान सर्वोपरि था। दोनों में व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था थी। दोनों में छात्र गुरुकुल मठ विहार एवं में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। दोनों में ही शिक्षा की जन शिक्षा बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए थे, यानी दोनों में शिक्षा की स्त्री शिक्षा की के लिए प्रयास नहीं किया गया। देखिए अब यहाँ पे आप एक चीज क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था वैदिक काल में शिक्षा स्त्रियों को दी जाती थी और बौद्ध काल में नहीं दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे ये जो बात कह रहा है स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रयास नहीं किया गया। प्रयास करने का मतलब है, देखिए आप समझिए फिर से, ये जो स्त्री शिक्षा थी वैदिक काल में दी जाती थी, और वैदिक काल में जब ये शिक्षा दी जाती थी तो ये केवल प्राथमिक स्तर पर ही दी जाती थी। समझ में आ रहा है आपके या नहीं, मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं। क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बौद्ध काल में तो दी ही नहीं जाती थी, वैदिक काल में दी जाती थी, लेकिन ये केवल प्राथमिक स्तर पर दी जाती थी, ठीक है नहीं, उच्च शिक्षा पर बिल्कुल नहीं, ठीक है नहीं। वो उच्च स्तर जो होता था उस पर तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी। समझ में आया है नहीं आपके। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, दोनों में प्रवेश के समय उपनयन और पवज्जा संस्कार का संपन्न किया जाता था। उपनयन किस में होता था, वैदिक काल में। पवज्जा किस में होता था, आपका बौद्ध काल में, ठीक है नहीं। तो उपनयन का संस्कार का मतलब होता है ये भी पढ़ाई से, पवज्जा का मतलब क्या होता है, बाहर ले जाने से, ठीक है नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इसमें अब असमानताएं बता रहा है नहीं। देखिए वही आ गया नहीं, मैंने पहले बताया था, अब असमानताएं बताएगा। तो असमानताएं क्या थी, असमानताएं देखने के लिए मिल जाती हैं। वैदिक काल की शिक्षा केंद्र नगरों से दूर प्राकृतिक वातावरण में होते थे, लेकिन ये अब नगरों में होने लग गए, है नहीं। वैदिक शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा छात्रों को बौद्ध शिक्षा में अधिक ठोस नियमों का पालन करना होता था, ठीक है नहीं। वैदिक काल में इतने अच्छे वो नहीं थे रूल्स, और बौद्ध कालीन में, वैदिक काल में नहीं थे और बौद्ध काल में थे, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं वगैरह। वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, जबकि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी, यानी लोकल लैंग्वेज, ठीक है नहीं। वैदिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापन कार्य केवल ब्राह्मण वर्ग के ही व्यक्ति कराते थे, लेकिन बौद्ध काल में तो कोई सा भी चला है, वो जो बस कर लेगा भिक्षु वाला वो पढ़ा देगा आपको, ठीक है नहीं।
अब आगे देखिए, इससे एक चीज फायदा भी है। देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण वर्ग का ही पढ़ाए, आपको ये ही नहीं है जरूरी कि कोई क्षत्रिय वर्ग का ही पढ़ाए। देखिए, अगर शूद्र वर्ग का एक अच्छा व्यक्ति है जो आपको अच्छे से पढ़ा सकता है, आपको समझा सकता है, तो जरूरी नहीं है कि ये क्षत्रिय वर्ग का ही पढ़ाएगा आपको, या आपको ब्राह्मण वर्ग का ही पढ़ाएगा, जरूरी नहीं है वैश्य वर्ग का ही पढ़ाएगा, आपको शूद्र वर्ग का भी पढ़ा सकता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आपके, मैं जो समझा रहा हूँ आपके, आई होप मैं सोचता हूँ कि ये आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या है। तो आगे इसमें जो दिया गया है वो ये है, इसमें जो दिया गया है वो ये है। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ही रह गया, खत्म हो गया है ये सब कुछ। ठीक है, नहीं तो अब आगे इसमें जो दिया गया है वो यही है अंतर, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, और यही है हमारा अंतिम चरण, बस खत्म हो गई यहीं पे ये शिक्षा। ठीक है, नहीं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो, तो भाई इसको लाइक करो, शेयर करो, अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हो, जुड़े रहना, तो यहाँ पे सब्सक्राइब भी करो। देखो भाई, थोड़ी बहुत लैंग्वेज की नहीं कह सकता मैं कि मेरी डिस्टर्ब हो गई होगी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, बट लेकिन आप जो है मेरी गलतियों पे ध्यान देंगे तो आप बनेंगे लेखक साहित्यकार, फिर से कहूँगा। ठीक है, नहीं और आप जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे तो आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको क्या बनना है ये आपको ही डिसाइड करना है, लेकिन अगर कोई कमी है, अगर आपको लगता है कि दोषपूर्ण है कुछ जो शब्द है या कोई बात या वाक्य कह गया मैं, तो आप उसको कमेंट कीजिए, आप बताइए कि सर ये दोषपूर्ण है आपका, तो भाई हम अगली बार से उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी इस दुनिया में कहे कि मैं विद्वान हूँ, ठीक है, नहीं तो वो विद्वान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी विद्वान हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि ज्ञान के कारण पूरी दुनिया ही समाहित है। ठीक है, नहीं तो पूरे अच्छा पूर्णतः ज्ञान किसी को भी नहीं होता, और जो इस चीज के बारे में पूर्णतः ज्ञान की कहता है कि भाई मुझे पूर्णतः ज्ञान है, तो हाँ भाई समुद्र है शिक्षा एक, और जो इसमें डूब जाए वो डूबता ही चला जाता है, पार इसका नहीं पा सकता। ठीक है, नहीं तो अब लेते हैं आपसे विदाई। ठीक है, नहीं और थोड़ा भी मैं फिर से कहना चाहूँगा, नॉलेजेबल लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट और किया करूँगा कि अगर आप इनको या तो देखो मत, बिल्कुल मत देखो, चैनल की वीडियो को आप बिल्कुल मत देखो, अगर आप नहीं देखोगे तो आपके अंदर में मन में एक बोझ रहेगा कि हमने क्लास नहीं ली, और अगर आप क्लास लेते हैं तो पूरा देखिए क्लास को, आपको ये वीडियो अपने आप ही नॉलेजेबल लगने लग जाएंगे, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना, देखो अदगर गगरी छलकत जात, यानी अगर गगरी आधी भरी हुई हो तो वो छलकती है। देखिए, अगर आपको एक गगरी की कहानी में बताऊं कि अगर कोई गगरी है और वो आधी भरी हुई है, कैसी आधी भरी हुई गगरी है, तो वो छलकेगी, क्योंकि उसमें ज्ञान जो है वो अपूर्ण है, उसका उछाल मार रहा है ज्ञान। अगर वो गगरी अगर आप अगर पूरी भर लेंगे तो बेटा वो कभी नहीं छलकेगी, वो एकदम शांत रहेगी, क्योंकि जो शांत जो स्वभाव के लोग होते हैं ना, वो ज्ञानी होते हैं। ठीक है, नहीं तो ये आज की अच्छी बात थी। तो आप अगर देखेंगे वीडियो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मत देखिए, आप देखिए, लेकिन पूरा देखिए। देखिए, आपको नॉलेज लेनी है, मुझे नॉलेज आपको देनी है। ठीक है, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, अगर आपको मैं नॉलेज देता हूँ तो आप अच्छे से लीजिए। कोई भी चीज़ है, आप अगर आपके काम की है तो दोनों हाथों से लीजिए, अगर बेकाम की है तो आप इनकार करिए, हाथ बढ़ाइए मत। ठीक है, नहीं आप समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं, विदा लेते हैं, धन्यवाद।